हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महाजनपद काल पर आज हमारी तीसरी वीडियो है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले हमको राजनीतिक कवर करना है, उसके बाद में आर्थिक क्षेत्र को कवर करना है, अर्थव्यवस्था देखेंगे, फिर समाज देखेंगे और फिर धर्म के बारे में अर्थात संस्कृति को देखेंगे। ठीक है, तो महाजनपद काल पर हमारा ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में मैंने 16 महाजनपद के बारे में बताया है, एक कोड बताया जिसके द्वारा 16 के 16 महाजनपद आसानी से आपको याद हो जाएंगे। पार्ट 2 में वीडियो के मैंने राजनीतिक क्षेत्र में ही राजनीतिक संगठन में चूंकि हमारा चल रहा है, इसमें मगध साम्राज्य की समृद्धि में आर्थिक भौतिक कारण के बारे में हमने देखा है। हमने यह देखा है, यह समझा है कि मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए कैसे एक अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच गया, साम्राज्य के स्वरूप को ग्रहण कर पाया। इसके पीछे कौन कौन से कारण थे? तो मैंने 2 कारण बताए थे मेन। पहला आर्थिक भौतिक कारण और दूसरा कारण था शासकों की योग्यता। शासकों की योग्यता। तो आर्थिक भौतिक कारण जो थे मगध साम्राज्य की समृद्धि में, ये हमने वीडियो के पार्ट 2 में कवर किया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 है मगध साम्राज्य पर। इसमें हमको देखना है शासकों की योग्यता, मगध साम्राज्य की समृद्धि में शासकों का क्या योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य निर्माण की दिशा में पहला कदम था। ठीक है, और अन्य महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया और भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र पर फैल गया। इसने ही वह आधारशिला रखी जिसे आगे मौर्यों के अधीन एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण को संभव बनाया। ठीक है, मगध साम्राज्य की सफलता के पीछे 2 प्रमुख कारण थे। एक था भौतिक आर्थिक कारण जो मैंने वीडियो के पार्ट 2 में कवर किया है, और एक दूसरा कार्ड था वह था मगध के महत्वाकांक्षी शासकों की सैन्य एवं कूटनीतिक योग्यता। इसे अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मगध के हम देखेंगे मगध पर किन किन शासकों ने शासन किया है। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। उसके बाद में आता है शिशुनाग वंश। फिर नंद वंश। तो मगध का पहला शासक था बिंबिसार। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि संसाधन ही अपने आप में परिणाम पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए उसका दोहन एक योग्य नेतृत्व के हाथों में होना चाहिए, तभी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। तो मगध साम्राज्य के पास प्राकृतिक संसाधन की बहुलता थी, अपार संसाधन थे, भौगोलिक सुरक्षा भी उसे प्राप्त थी। ठीक है, लेकिन जब तक उसका दोहन एक योग्य शासक के हाथों में नहीं होता तब तक सकारात्मक प्रभाव पैदा नहीं हो सकता था। इसलिए और चूंकि मगध साम्राज्य को एक योग्य शासकों की श्रृंखला प्राप्त हुई, इसलिए मगध साम्राज्य के स्तर पर आगे बढ़ता गया। बिंबिसार मगध साम्राज्य का पहला शासक था। इसने अंग महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था अंग। तो बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत लिया और जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी मगध साम्राज्य का विस्तार किया। जिस तरह मगध महाजनपद था, अंग महाजनपद था, एक महाजनपद था काशी।
कोसल देवी, कोसल भी एक महाजनपद, कोसल की राजकुमारी कोसल देवी से विवाह करके काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। काशी महाजनपद को कोसल देवी से विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसके अलावा बिंबिसार ने प्रशासन का पुनर्गठन किया और स्थायी सेना का गठन किया। बिंबिसार को स्थायी सेना के गठन के कारण श्रेणी बिंबिसार भी कहा जाता है। ठीक है, श्रेणी बिंबिसार। तो इस प्रकार हम देखते हैं मगध साम्राज्य में पहला शासक बिंबिसार था। इसने अंग महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी मगध साम्राज्य का विस्तार की स्थिति को मजबूत किया। कौशल देवी से विवाह करके काशी महाजनपद को दहेज के रूप में प्राप्त किया। साथ ही प्रशासन का पुनर्गठन किया और स्थायी सेना का गठन किया। इसका उत्तराधिकारी हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी हुआ। इसने काशी का क्षेत्र दोबारा से प्राप्त किया। अब बात आती है कि दोबारा क्यों प्राप्त किया, क्योंकि इसके पिता था बिंबिसार को काशी का क्षेत्र कौशल देवी के विवाह के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के जो राजा थे उन्होंने काशी का क्षेत्र पुनः वापस ले लिया था। तो अजातशत्रु ने सैन्य कार्यवाही के द्वारा काशी का क्षेत्र दोबारा प्राप्त किया। इसके बाद कौशल के जो राजा थे अर्थात बिंबिसार के ससुर जो थे उनकी मृत्यु के बाद सैन्य कार्यवाही करके कौशल का राज्य भी प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु ने कौशल का राज्य भी, कौशल महाजनपद भी जीत लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि में लगातार वृद्धि होती चली गई। मगध साम्राज्य के विस्तार में बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा इसके काल की एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वज्जीसंघ के विरुद्ध सफलता। वज्जीसंघ मेनली राजतंत्र न होकर गणतंत्र था, अराजक गणतंत्र। ठीक है, उस समय, और उस समय चूंकि 6ठी सदी ईसा पूर्व में राजतंत्र को बढ़ावा मिल रहा था, लेकिन उस समय भी अराजक गणतंत्र था वज्जीसंघ। यहाँ पर प्रशासन किसी एक व्यक्ति में न निहित होकर कुलीनों के एक संगठन के एक वर्ग में, जिसमें कुलीनों का एक समूह था, उसमें शक्ति और निर्णय की शक्ति उसके पास निहित होती थी। सभी लोग मिलकर निर्णय लेते थे। ठीक है, तो वज्जीसंघ के विरुद्ध अजातशत्रु को सफलता प्राप्त हुई थी। यह इसके काल की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, अगला शासक जो था अजातशत्रु के बाद में, हुआ था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ठीक है, इसने अपने नाम शिशुनाग वंश का संस्थापक भी था और मगध का एक योग्य शासक भी था। शिशुनाग ने मगध के लगभग 100 वर्षों के संघर्षों को समाप्त करते हुए अवंती को जीत लिया। अवंती महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और चूंकि अवंती ऑलरेडी बहुत बड़े क्षेत्र पर अपने पैठ जमा रखा था, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर इसका शासन था, इसलिए जितने भी क्षेत्र पर अवंती का शासन था वो सारा का सारा क्षेत्र
मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और अब मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर और दक्षिण में गोदावरी नदी तक पहुंच गई। इस प्रकार हम देखते हैं साम्राज्य विस्तार की परंपरा लगातार चलती रही। बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु के बाद शिशुनाग ने मगध साम्राज्य के लगभग 100 वर्षों के संघर्ष को समाप्त करते हुए अवंती महाजनपद को जीत लिया। चूंकि अवंती महाजनपद के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र था, एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था, और अवंती को जीत लेने के बाद वह सारा का सारा क्षेत्र मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस प्रकार शिशुनाग के समय तक मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक पहुंच गई। ठीक है, इसके बाद जो अगले शासक हैं उनका नाम है महापद्मानंद। नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, महापद्मानंद ने कलिंग के क्षेत्र के आर्थिक और सामरिक महत्व को देखते हुए जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके महापद्मानंद के काल में भी मगध साम्राज्य का विस्तार हमें देखने को मिलता है। एक बार फिर से रिकवर करते हैं मगध साम्राज्य की समृद्धि में शासकों का योगदान। तो सबसे पहले हमने देखा बिंबिसार को, उसके बाद अजातशत्रु को, अजातशत्रु के बाद हमने देखा शिशुनाग को, और फिर हमने देखा महापद्मानंद को। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता था, साथ ही कौशल देवी से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र भी प्राप्त किया था। प्रशासन का पुनर्गठन किया था, श्रेणी बिंबिसार भी कहा जाता था इन्हें। अजातशत्रु के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वज्जी संघ के विरुद्ध सफलता। वज्जी संघ को जीता था, साथ ही काशी का क्षेत्र पुनः प्राप्त किया था और कौशल को भी जीत लिया था। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य के लगभग 100 वर्षों के संघर्ष को समाप्त करते हुए अवंती को जीत लिया। महापद्मानंद ने कलिंग के क्षेत्र को जीता। कलिंग का अपना आर्थिक और सामरिक महत्व था, और शिशुनाग के काल में ही मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर और दक्षिण में गोदावरी नदी तक पहुंच चुकी थी। मगध साम्राज्य पर हमने ये तीसरा पार्ट है हमारा। 2 पार्ट पहले ऑलरेडी मैंने डाल चुका है, मैं डाल दिया है पार्ट सेकंड एंड पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, और ये हमारा पार्ट थर्ड है। मॉडल प्रश्न है
मगध साम्राज्य की समृद्धि में मगध के महत्वाकांक्षी शासकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यह हमारा मॉडल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर इसी वीडियो के मतलब पार्ट 3 जो हमारा मगध महाजन पर है, इसी वीडियो के देखने के बाद में इस मॉडल प्रश्न का आंसर किया जा सकता है आसानी से। थैंक यू वेरी मच।